बैठ जा। आप थोड़ा सा है ना मस्ती के मूड में आ जाओ। आ गए? अभी तक लग नहीं रहा है। बैठो। ये आगे वाले तो ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने ही आए हो। आप भी थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ। बैठो भाई साहब, आ जाओ। इसको छोड़ दो माइक को, तुम भी बैठो। अब मेरी मजदूरी के टाइम तुम काहे को कर रहे हो? सर बैठो। आप फोटो वाले भी बैठ जाओ। भाई बैठ जा। वॉलियंटर देखो, मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। ऐसी फालतू फोकट की कोई बात करने से अपने को फायदा भी नहीं है। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए। फालतू क्या मतलब फालतू फोकट की बात से? बैठ जा भाई। फोटो वाले भाई प्लीज सिट डाउन। वेयर आर यू गोइंग? अब इतना कितना ऊपर जाएगा भाई? देखो, मैं आपको कोई ज्यादा लंबी लंबी कविताएं नहीं सुनाऊंगा। लंबी कविता सुनाने से बहुत सारे संकट हो जाते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों दिल्ली में लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा चीफ गेस्ट मर गया। पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। जज बोला कि तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे गेस्ट को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब, वो गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। भगवान कसम, जयपुर वालों, मेरी बहुत सारी कविताएं 10 साल से आधी अधूरी चल रही है। अगर आपने ढंग से तालियां नहीं बजाई तो मैं सारी यही सुना दूंगा। बस आप ऐसे हंसो जैसे भांग खा के आए। क्योंकि आजकल, अब ये भाई साहब, आजकल अभी जैसे आप फोटो खींच रहे हो, ये गया जमाना। अब आजकल तो वो जमाना चल रहा है सेल्फी का। अब सेल्फी खींचते टाइम लड़के तो फिर भी कम खींचते हैं, लड़कियां थोड़ी ज्यादा खींचती है। तो वो यूं करके कभी यूं मुंह करेगी, कभी यूं मुंह करेगी। आप ढंग से देखना भाई साहब, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। पता ही नहीं जमाना ही कैसा। बहुत सारी लड़कियां तो इतना पाउडर लगा के आती है, कभी कभी तो मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन करता है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई। भैया आओ प्लीज, आपका ही प्रोग्राम है, आप ही जाने खा घूम रहे हो। बैठो सर, आप भी बैठो। कहीं भी बहुत सारी कुर्सियां खाली है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी पिछले दिनों मेरे को 1 किलो लड्डू चाहिए थे, तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे फोन किया, तो फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की फोन उठाते ही बोली, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है, लड्डू के लिए 1 दबाओ, जलेबी के लिए 2 दबाओ और गुलाब जामुन के लिए 3 दबाओ। अब मैंने 1 दबा दिया, उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोले मूंग के लड्डू के लिए 1 दबाओ, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाओ और बूंदी के लड्डू के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया तो उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। हनुमानगढ़ के लड्डू के लिए 1 दबाओ, गंगानगर के लड्डू के लिए 2 दबाओ और जयपुर के लड्डू के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया, उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए। बोली 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 10 किलो के लिए 2 दबाओ और 100 किलो के लिए 3 दबाओ। अब इस बार भाई साहब गलती से मेरे हाथ से 3 दब गया और अब मैंने कहा तो गड़बड़ होगी, 100 किलो लड्डू कौन खाएगा, मेरे बाप की शादी थोड़ी है। थोड़ी देर बाद उसी लड़की का फोन आ गया मेरे फोन पे, सर आपने 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। मैंने कहा अब तू सुन, सबसे बड़े से बात करने देख। मैंने उससे कहा, वो बोली कि
100 किलो लड्डू का सर आपने ऑर्डर दिया था। मैंने कहा देख हम 10 भाई हैं, सबसे बड़े से बात करने के लिए एक दबाओ। सर बैठो, आप कहां जा रहे हो? और आप बीच बीच में खड़े होते रहा करो, क्योंकि इन कुर्सियों को भी सांस लेनी पड़ती है। इधर के आदमी बनाने की फैक्ट्री लग रही है क्या? बैठ जाओ सर। हैं? तो कोई बात नहीं भाई साहब, मीडिया वाले हैं तो मैं भी तो मीडिया वाला ही हूं। मैं यहाँ पे क्रिकेट थोड़ी खेल रहा हूँ। बढ़िया, सबका स्वागत है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक उधर से बालिका और वो छोरा, बैठ जाओ रे। देखो मैं तुम सबको परीक्षा में पास होने का फार्मूला, जब मैं छोटा बच्चा था तो स्कूल में मेरे से मास्टर पूछता था, बता बेटा लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा दें, छोटी है तो छोटी ई की लगा देंगे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है? स्टाइल से काम करते दुनिया में अपन क्यों टेंशन ले यार? भाई साहब टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं साहब, हमारे पड़ोस में एक लड़का है। अब वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है, हर चीज में थोड़ा सा अटकता है फिर बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया और मेरे से बोला, भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला भाई साहब फिल्म देख के आया हूं। मैंने कहा कौन सी फिल्म देख के आया है तू? बोला भाई साहब शाहरुख खान की रईस देख के आया हूं, स्टोरी सुनाऊं? उसने ऐसी स्टोरी सुनाई रईस की 10 घंटे तक, फिर मैं कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहा। एक दिन दुकान पे चला गया, एक दुकानदार से बोला भाई साहब मेरे को आप थोड़ा धंधा दो। दुकानदार ने उससे कहा यार ये रामायण ले और इनको बेच देना घर घर जाके। उसने दुकानदार से रामायण ली 10, आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब ज्यादा दो, ये तो यूं ही बिक गई। फिर गया 20 रामायण ली, फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। दुकानदार से बोला भाई साहब ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 500 रामायण दी, वो 500 रामायण भी 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। दुकानदार बोला यार ये इतनी सारी रामायण बेचने में लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं, तू जाता है 2 घंटे में कैसे बेच के आ जाता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है? घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं? देखो कहीं शेक्सपियर ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं। बस मेरे को आपके ठाक है ना यहाँ तक आने चाहिए। दुनिया का सबसे अच्छा काम है किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करता हूं। अब वो अटकने वाला फिर आ गया एक दिन मेरे पास, बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई? अब बोला भाई साहब मेरी नौकरी लग गई। मैंने कहा आप किस चीज में लग गई तेरी नौकरी? बोला भाई साहब रेलवे में लगी है। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की लग गई? बोला भाई साहब रेलवे में अनाउंसमेंट करने की लगी है।
अब उसने अनाउंसमेंट किया, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, गई। एक दिन क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको कप्तान बना दिया। अब कप्तान बना दिया तो अंपायर ने सिक्का उछाला, बोलो भाई हेड मांगोगे कि टेल मांगोगे? यही मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ऐसी कोई बात करता ही नहीं जिससे दिमाग पे लोड पड़े, फालतू बातें करनी ही नहीं चाहिए। आदमी क्या मतलब, देखो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ भाई साहब, एक आदमी के सर पे उसकी पूरी जिंदगी में 2 ही औरतें उसके माथे पे हाथ घुमाती है, एक तो माँ और दूसरी लुगाई। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं, ग्रोथ स्टार्ट, और लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने हाथ घुमा रखा है। तो मेरी भी हालत कोई ज्यादा ठीक नहीं है? तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? क्यों? क्या? हाँ, इनको तो देख के ऐसा लग रहा है ऑल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं छोड़ा। भाई यार एक बात है, सब बढ़िया हंस रहे लेकिन तू बहुत जोरदार हंस रहा है। भगवान कसम, तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मेरे साडू ही बनने वाले हो। साडू जानते हो आप साडू किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साडू कहते हैं। अब वो कहाँ गया? वो आवाज निकाल रहा था मोदी की, राहुल गांधी की, केजरीवाल की। मैं भाई साहब एक ही आदमी की आवाज निकाल सकता हूं पूरी दुनिया में, और बिल्कुल 100% मैच करेगी। एक आदमी की आवाज समझ में आ जाओ तो सब ताली बजाना, और नहीं आओ तो कोई बात नहीं, मैं तो खुद ही बजा लेता हूं। मेरे को एक ही आदमी की मिमिक्री करनी आती है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। स्टाइल से काम करना पड़ता है भाई। मेरा मानना है जितनी जानो उतनी जरूर तानो। अब अपन फालतू, और लोग फालतू परेशान हो रहे हैं। हाँ भाई साहब, लोग बिना बात परेशान हो रहे हैं। बोला संजय लीला बंसाली को थप्पड़ मार दिया। अभी पिछले दिनों मेरे पड़ोस में एक पहलवान रहता है भाई साहब, उसने भी मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। अब मैं गांधी जी का भक्त, मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया। अब वो भी पता नहीं किसका भक्त, उसने दूसरे पे भी सरका दिया। और अब मैंने कहा गांधी जी ने तो यही सिखाया था, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना, तेने तो दोनों पे ही मार दिया। अब मैंने कहा तू यहीं ठहर, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आंख में खता फड़ के आ रहा हूं। अब मैं घर गया और 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया, और बंदूक उस पहलवान की छाती पे धर दी। तो पहलवान बोला, ओए तू गांधी जी का भक्त और हाथ में बंदूक लेके आ गया। मैंने कहा बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। जैसा देश होता है वैसा भेष करना पड़ता है, क्या करें। अब लोग बिना बात परेशान हो रहे हैं, बोले ये नोट बंद हो गए, और ये महंगाई बढ़ गई, और ये पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं बिल्कुल ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा। मैं क्यों कर, इस देश की, ये पाकिस्तान इस देश की प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 20 साल हो गए
लेकिन फिर भी वो पार्ले-जी वाला लड़का वो बड़ा होने का नाम नहीं ले रहा। और उससे भी बड़ी तकलीफ ये है कि वो एमडीएच वाला डोकरा वो सलटने का नाम नहीं ले रहा। भीष्म पितामह के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान केवल एमडीएच वाले बाबूजी को मिला है। मैं बताऊं आपको, एक दिन में वो कहाँ गया, वो मोदी की आवाज निकालने वाला, वो श्याम जी है उनका नाम है, फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे। उसका नंबर आ गया जब बुलाया था ना, लेकिन बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत अच्छा है वो। और मैं जा रहे थे रास्ते, अच्छा है क्या, तो मैं कौन सा भाई गालियां बक रहा हूँ उसको, मैं तो अच्छा ही हूँ जब तो यहाँ खड़ा हूँ। वैसे तुम भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम भी कहाँ बैठे हो। अब हम तीनों जा रहे थे रास्ते में, वो श्याम रंगीला, मैं और वो एमडीएच वाले बाबूजी। अब रास्ते में जा रहे थे तो हम तीनों को भगवान मिल गए। भगवान पहले मेरे पास आए, मेरे से बोले बेटा तेरे को अब शादी करनी पड़ेगी। दरअसल भाई साहब मैंने कसम खा रखी है, मेरी शादी नहीं हुई अभी। बहुत सारे हम कुंवारों को लोग है ना, बहुत लोग हे की दृष्टि से देखते हैं, बोले ये देखो, बहुत सारे तो राजस्थानी में कह जाते हैं ये देखो ये जा रहा रंडवा। मैंने कसम खा रखी है, न तो मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा। इंटरनेट का जमाना है, गूगल से डाउनलोड भी हो सकते हैं। अब हम तीनों रास्ते में जा रहे हैं, हम तीनों को भगवान मिल गए। भगवान मेरे पास आए, मेरे से बोले बेटा तेरे को अब शादी करनी पड़ेगी। तो मेरे पास में वो 80 साल की एक डोगरी लेके आ गए, बोले इससे करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था। भगवान बोले बेटा तूने बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर श्याम जी का नंबर, इसके पास भगवान 90 साल की लेके आ गए। भगवान बोले बेटा तेरे को इससे शादी करनी पड़ेगी। श्याम जी बोले भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था। भगवान बोले बेटा तूने भी बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर एमडीएच वाले बाबूजी का नंबर, भगवान उसके पास में दीपिका पादुकोण जैसी छोरी लेके आ गए। अरे मैंने कहा भगवान ये कौन सा न्याय है, ये एमडीएच वाले बाबूजी ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया था। तो भगवान बोले बेटा इन्होंने कुछ नहीं किया, दरअसल इस लड़की ने बचपन में कबूतर मार दिया था। अपन क्यों, मैं जानता हूं जयपुर का बच्चा इंटेलिजेंट होता है सब, जयपुर का आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है। पिछले दिनों एक आदमी अपनी लुगाई के साथ नैनीताल में चला गया, जयपुर का है भाई साहब। अब वो जयपुर का आदमी नैनीताल में चला गया लुगाई को लेके। अब वो 10 दिन होटल में रहा, 10 दिन होटल में रहा। 10 दिन के बाद उसने सोचा होटल चेकआउट कर देते हैं। अब वो मैनेजर के पास गया, मैनेजर से पूछा मैनेजर साहब बिल कितना हुआ। मैनेजर बोला जी आपका बिल हुआ है 50,000 रुपये। तो जयपुर वाला घबरा गया, बोला यार 10 दिन के 50,000 रुपये, ऐसी कौन सी होटल है तुम्हारी, किस बात के पैसे हुए। बोला साहब 2,000 रुपये तो आपके खाने के। जी खाना तो हमने खाया ही नहीं। मैनेजर बोला खाना क्यों नहीं खाया आपने, खाना तो बिल्कुल तैयार था। बोला और पैसे किस बात के। बोला साहब 5,000 रुपये एसी के। बोला जी एसी तो चलाया ही नहीं। मैनेजर बोला एसी क्यों नहीं चलाया आपने, एसी तो बिल्कुल तैयार था। बोला और पैसे किस बात के। बोला साहब 3,000 रुपये आपके लाइट के। जयपुर वाले का दिमाग खराब हो गया, बोला लाइट तो जलाई नहीं। मैनेजर बोला लाइट क्यों नहीं जलाई आपने, लाइट तो बिल्कुल तैयार थी। तो अब जयपुर वाले का बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। मैनेजर से बोला मैनेजर पहले तो तू मेरे 5 लाख रुपए का बिल चुका। मैनेजर बोला तेरा कौन सा 5 लाख रुपए का बिल। तो वो बोला तूने मेरी लुगाई को छेड़ा है। मैनेजर बोला रे मैंने तो तेरी लुगाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो जयपुर वाला बोला तूने काई को नहीं छेड़ा, लुगाई तो बिल्कुल तैयार थी। जैसा देश होता है वैसा भेष कर। देखो जो मेरी अच्छी बात पर ताली नहीं बजाएगा मैं उन सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। जयपुर का तो बच्चा, पिछले दिनों एक अमेरिकन मेरे को मिल गया। अमेरिकन मुझसे बोला जैसे देखो जैसे अपने को जूते की पॉलिश करानी हो
इंडिया में, तो अपन क्या करेंगे, मोची के पास जाएंगे, मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट तक पुलिस करेगा। अब अमेरिका में ऐसे नहीं करते, अमेरिका क्या है, डेवलप कंट्री है, बड़ा कंट्री है। आप तो गए होंगे सतीश जी अमेरिका में। अमेरिका में तो क्या होता है, डायरेक्ट आप मशीन में पाँव डालो, पुलिस होके आ जाएगी, फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो, उसके भी पुलिस होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है, जैसे ही आप दूसरा पाँव मशीन में डालोगे तो मशीन पाँव को पकड़ लेती है, फिर उसमें सेंट डालो, आप पैसे, फिर पाँव छोड़ेगी। अब मैं पिछले दिनों चल गया, ये श्याम जी मेरे को ले गया अमेरिका में। अब जैसे ही हम एयरपोर्ट पे उतरे तो एक जयपुर का लड़का खड़ा खड़ा 1 घंटे से उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा था। तो मुझसे बोले, अरे जयपुर वाला 1 घंटे से खड़ा खड़ा मशीन में क्या देख रहा है? मैंने कहा, भाई साहब जयपुर का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब वो जयपुर वाले ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, उसके पुलिस होके आ गई, और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पुलिस होके आ गई। और मजा तो इस बात का आया, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पाँव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पाँव पकड़ लिया। जयपुर वाले तो किसी को भी फंसवा देते हैं, जयपुर वालों का कोई कुछ कर ही नहीं सकता। एक अमेरिकन तो मेरे को मिल गया, अमेरिकन मुझसे बोला, भैया एक बात बताओ, दुनिया के सारे आविष्कार हम अमेरिका वालों ने किए, तुम इंडिया वालों ने क्या किया? मैंने कहा, तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया चोटो? बोला, हम अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे का आविष्कार तो हमारे इंडिया के जयपुर वालों ने कर दिया। बोला, क्या कर दिया जयपुर वालों ने? अरे मैंने कहा, जयपुर वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार, और आपको सब्जी पसंद नहीं आए तो इधर से सब्जी डालो, उधर से वापस कद्दू बन के तैयार। ये जयपुर के आदमी का दिमाग होता है। अब एक अमेरिकन मेरे को सब्जी मंडी में मिल गया, सब्जी मंडी में वो एप्पल के हाथ लगा के बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, ए फॉर एप्पल। बोला, तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा एप्पल, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा एप्पल। मैंने कहा, यार तुम्हारा देश बड़ा है यार, कुछ भी हो सकता है। आम के हाथ लगा के बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, एम फॉर मैंगो। बोला, तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा मैंगो, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा मैंगो। केले के हाथ लगा के बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, बी फॉर बनाना। बोला, तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा बनाना, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा बनाना। और मैंने कहा, यार ये तो अपने देश की इज्जत का सवाल है। मैंने भी तरबूज उठाया नीचे से खंदे पे, वो बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, ये हमारे देश का अंगूर है। अब तू ये बता, तुम्हारे देश में कितना बड़ा बड़ा होता है? तो जैसा देश हो वैसा भेष कर लेना चाहिए। अपने को क्या मतलब फालतू फोकट की बात से आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए? क्या आपको कुछ बोलना है क्या? माइक के इतना पास खड़ा हो तो आदमी बोलेगा ही सही। हो जंग अभी तक जारी है, मायावती कुंवारी है, राहुल गांधी सोच रहे हैं अब तो अपनी बारी है। ये मौसम मस्त बहारों का, लो आया राजकुंवारों का। ये मौसम मस्त बहारों का, लो आया राजकुंवारों का। अभी ये मेरे को इसमें प्रोग्राम में बुलाया तो इन्होंने मेरे से, श्याम जी ने पूछा, बोला, यार अलबेला जी आपको शो में आना है, कितने पैसे लोगे? मैंने कहा, और कौन कौन आ रहा है? बोले, यार वो रंगीला जी आ रहे हैं, वो बहुत बड़े कलाकार हैं। मैंने कहा, वो आ रहे हैं तो एक काम करना, उनसे 100 रुपये कम दे देना। तो ये बोले, आ जाओ अलबेला जी, वो तो 100 रुपये में ही आ रहे हैं। ऐसी ऐसी चोट हो जाती है कभी कभी, तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छा आजकल क्या है, नेताओं के भी कुछ बयान समझ में नहीं आते। वो पिछले दिनों दिल्ली में एक नेताजी ने कहा कि दिल्ली में एक गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। तो मैं बोले, नेताजी झूठ काहे को बोल रहे हो?
दिल्ली में आजकल 10 रुपए तो पेट खाली करने के लग जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी कांग्रेस वाले लोगों को खाट बांट रहे हैं, बीजेपी वाले 6,000 रुपए बांट रहे हैं। दोनों में से लुगाई कोई भी नहीं बांट रहा। मैं कुंवारे का नाम लेता हूं, उसका नाम सुन के अगर आपके दिल में आदर सम्मान की एक भी हिलोर उठे तो मैं सबकी तालियां चाहता हूं आपकी। सुनो तो सही भाई साहब, आप तो एडवांस में पेमेंट कर रहे हो। क्रिकेट में विराट कोहली है, फिल्मों में सलमान। क्रिकेट में विराट कोहली है, फिल्मों में सलमान। और राजनीति में अटल बिहारी, फिल्मों में सलमान। और कुंवारे हैं देवों में पवन पुत्र हनुमान। देश की जय जयकारों का मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज। देखो जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे मैं रात भर यही लाइन सुनाता रहूंगा आपको। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। अब सपोर्ट चाहिए आपका। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। एक लड़के ने मेरे से पूछ लिया, अंकल एक बात बताओ, ये सब महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है? मैंने कहा बेटा सिंदूर देखते ही झट समझ जाना चाहिए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बच्चा बोला फिर ये मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरते? मैंने कहा बेटा ये अवैध संपत्ति है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आदमी आदमी होता है साहब। आप देखो ऐसा करो, जैसे मान लो आप बस में बैठ के जा रहे हो, बस में बैठ के आप जयपुर से कोटा जा रहे हो। अब मान लो आपके बगल वाली सीट पे कोई खूबसूरत सी हीरोइन बैठी है और आपको नींद आ जाए और आप उसके कंधे पे सर रख के सो जाओ, बताओ क्या होगा? झापड़ देवी। आज झापड़ थप्पड़ लपड़ सब एक ही है भाई साहब। आप क्या सोच रहे हो मैं होनोलुलु से आया हूं? मैं भी देखूंगा। रेपटा भी कहते हैं। और आजकल जयपुर वाले थप्पड़ पे कुछ ज्यादा ही नजर गड़ा रहे हैं। और सैंडल से और कूटेगी वो, उसके कंधे पे सर रख के सो जाओ। तो अब इसका उल्टा करो। आप बैठ के जा रहे हो, बगल वाली सीट पे कोई लड़की बैठी है, अचानक उसको झपकी आ जाए और आपके कंधे पे रख के सर सो जाए। पट्टा जिसको टोंक उतरना होगा वो कोटा तक तो हिलने का नाम भी नहीं लेगा। अपन क्यों करे भाई
भाई फोकट की बात फालतू। अब लोग बिना बात परेशान हो रहे हैं, बोले पाकिस्तान ने ये कर दिया, बांग्लादेश ने ये कर दिया, चाइना। मैं कुछ भी नहीं कहता पाकिस्तान के बारे में, मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आए उसके 2 लात दरो, मस्त रहो, कौन टेंशन पाले। दिमाग से बदला लेना पड़ता है। उधर पाकिस्तान कश्मीर में हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। अब तुम पीछे आके खड़े हो गए, खींच लो। भगवान तुम उसकी तरह लग रहे हो, वो क्रिकेट में खिलाड़ी आता है ना आजकल, विराट कोहली। हाँ देख ऐसा खुश हो रहा है। सारे खिलाड़ी आजकल इंडिया के बढ़िया खेल रहे हैं भाई साहब, लेकिन वो अपना विराट कोहली तो ऐसे खेल रहा है जैसे विजय माल्या का सारा लोन उसी को चुकाना है। आज अभी वो इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल रहा है। अभी पिछले दिनों तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच आता है, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं जब भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच आता है, क्योंकि मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो मेरे को इंग्लैंड वाले नहीं दिखते, कम करता हूं तो मेरे को वेस्ट इंडीज वाले नहीं दिखते। वो एक क्रिकेटर की तो शादी हुई, शादी के बाद उसको पता चला कि उसकी लुगाई ऑलरेडी तलाकशुदा थी, तो उसने लुगाई से पूछ लिया तेने मेरे को पहले काई को नहीं बताया तेरा ऑलरेडी तलाक हुआ है। तो बोली आप करते क्या हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। बोले क्रिकेट में क्या करते हो? बॉलर हो कि बैट्समैन हो? बोलो बॉलर हूँ। बोलो बॉलिंग में क्या करते हो? बोले स्पिनर हूँ। लुगाई बोली बेवकूफ, स्पिनर को भी कभी कोई नई गेंद मिलती है क्या? तो अपने को कोई ऐसी बात करनी नहीं है। मैं एक बात जानता हूं साहब, पिछले दिनों वियतनाम के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आए, तो वियतनाम के राष्ट्रपति दिल्ली में गए, बोले मुझे बहुत सारे महापुरुषों की समाधियां देखनी है। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी की समाधि के दर्शन किए, नेहरू जी की समाधि के दर्शन किए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि के दर्शन किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की समाधि के दर्शन किए। जब उन्होंने सारे महापुरुषों की समाधियों के दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन करने हैं। तो सारे नेता चकित रह गए, बोले यहाँ पर तो दिल्ली में महाराणा प्रताप के नाम की समाधि है ही नहीं, आपको दर्शन कैसे कराएं? तो उनको उदयपुर के पास एक गांव है चावड़, वहां पर ले जाया गया और वहां पर महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन कराए। जब वियतनाम के राष्ट्रपति ने महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए तो वहां से कुछ मिट्टी उठाई, अपने थैले में भरी, मिट्टी उठाई, अपने थैले में भरी। तो नेताओं ने पूछा ये क्या कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय आप? तो वियतनाम के राष्ट्रपति ने उत्तर दिया कि मैं इस मिट्टी को ले जाकर वियतनाम की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि हमारी धरती पर भी महाराणा प्रताप राजस्थान के जैसे बेटे पैदा हो सके। मैंने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि हम जिस हॉल में खड़े हैं उसका नाम भी महाराणा प्रताप के नाम पर है, और आज सबसे बड़ी बात है कि आज ही के दिन महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि भी होती है। महाराणा प्रताप आज ही के दिन हमारे बीच नहीं रहे थे तो मैंने उनका नाम लिया, दोनों संदर्भ अपनी जगह थे। और हालांकि मेरे को ऐसी कोई बात करनी नहीं चाहिए जिससे दिमाग पे लोड पड़े। मेरे को माइक कब छोड़ना है बता देना, लगा रहे होंगे। मेरे को आप बीच बीच में दिख रहे हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार पिंड कब छोड़ेगा तू। फिर प्यार में डूब के मरने को, मैं वापिस गियर में आ जाता हूं अपने। भाई क्यों अपन फालतू ऐसी बात करें जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आदमी को आजकल जमाना ही ऐसा चल रहा है, इतना खराब जमाना चल रहा है। वो एक जूहू चौपाटी पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी तो उसको हस्बैंड ने देख लिया। हस्बैंड ने देखते ही बॉयफ्रेंड को कूटना स्टार्ट कर दिया। तो लड़की हस्बैंड के साइड में हो गई, बोला मार साले को, अपनी लुगाई तो घुमाता नहीं है और दूसरे की लुगाइयां घुमाता फिरता है। ये देख के बॉयफ्रेंड को जोश आ गया तो उसने हस्बैंड को कूटना स्टार्ट कर दिया। तो लड़की उसकी साइड में हो गई, बोला मार साले को, न तो खुद घुमाता है न दूसरे को घुमाने देता है। तो दुनिया में सब अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे, वरना आदमी सबसे ज्यादा तो अपनी लुगाई से दुखी रहता है।
सही कह रहा हूं मैं आपको। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। वो एक अध्यक्ष माइक पे से चिल्ला रहा था, बोला जो भी आदमी अपनी लुगाई से डरते हो वो एक लाइन में खड़े हो जाओ, और जो लुगाई से नहीं डरते वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ। तो लुगाई से डरने वालों की लाइन 5 किलोमीटर लंबी हो गई और नहीं डरने वालों की लाइन में केवल एक आदमी खड़ा, ये भाई साहब। तो अध्यक्ष ने इनसे कहा, यार तुम बड़े शेर दिल इंसान हो जो अपनी लुगाई से नहीं डरते। तो ये बोले, भाई साहब मैं तो इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरी वाली मुझसे बोल के गई है, यहां से एक कदम भी हिल गया तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। पर आपने एक काम बहुत बढ़िया किया, मेरे को बुलाया, श्याम जी रंगीला साहब को बुलाया, वरना पिछले दिनों बंबई में हमने एक कॉमेडियन बुला लिया भाई साहब चाइना से। अब उस चाइना से जो कॉमेडियन हमने बंबई में बुलाया उसके मुंबई में आते ही चिकनगुनिया हो गया, क्योंकि चाइना का माल था, कितने दिन तक टिक सकता है। अब उसके चिकनगुनिया हो गया। मैं उससे अस्पताल में मिलने गया। जैसे ही मैं उससे मिलने गया तो मुझसे बोला चांग चुंग चांग। मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला चांग चुंग चांग चांग चुंग चांग चांग चुंग चांग। मैं उसके डर के मारे अस्पताल छोड़ के भाग गया। रास्ते में मेरे को श्याम जी मिले। श्याम जी मेरे से बोले, अलबेला जी गजब हो गया। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? और बोले वो जो चाइना से हमने कॉमेडियन बुलाया था वो मर गया। अरे मैंने कहा कहाँ से मर गया? अभी अभी अस्पताल से मिलके आ रहा हूँ मैं उससे। वो मेरे से बोल रहा था बार बार चांग चुंग चांग चांग चुंग चांग चांग चुंग चांग। आप एक बात बताओ, ये चांग चुंग चांग का मतलब क्या होता है? तो श्याम जी बोले, बेवकूफ, चांग चुंग चांग का मतलब होता है सांस की नली पे से पाँव तो हटा। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं साहब। मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी, मैं मकान की दीवार सुन के बता देता हूं कि इसमें कितने मेल है और कितने फीमेल है। भगवान ये इतनी जोर से हंस रहा है, ये तो इतना शाना है, गोबर को सूंघ के बता दे भैंस की एज कितनी है। ऐसे हंसते होंगे कोई? और कुछ लोगों की आदतें रहती है। अब जैसे आप जयपुर में बिना हेलमेट लगाए चल जाओ तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। आप पकड़ लेते हैं ना। आजकल तो 2 को लगाना पड़ता होगा या 1 को, 2 को, और कोई लिफ्ट भी नहीं मांगे फिर तो वो भी गया। तो ये पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अगर आदमी चल जाए बिना हेलमेट के तो चल साइड में आ, चल साइड में आ, चल साइड में। आदत पड़ जाती है पुलिस वालों की ये बोलने की, चल साइड में आ, चल साइड में आ। एक पुलिस वाले की आदत पड़ गई रात को लुगाई से भी चल साइड में आ, चल साइड में आ। लुगाई बोली अब मैं तो साइड में हूं, तू खुद ही पार्किंग में घुस रहा है, मैं क्या करूं? एक बस कंडक्टर की शादी हुई, वो भी जाके अपनी लुगाई से उधर खिसक एक सवारी और बैठेगी। आदत का कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा क्या है, देखो हमारे जयपुर में एक लड़का था। अब वो लड़का बिना हेलमेट लगाए निकल गया चौराहे पे, तो उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया। बोला साइड में, चालान कटेगा तेरा। बोला साहब कितने का कटेगा? बोले 2000 रुपये का चालान कटेगा। बोलो भाई साहब 2000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे ही थोड़े कम कर लो। बोला ठीक है एक काम कर, 100 रुपये निकाल। 100 रुपये लिए और वो जाने लगा। उनने कहा, ओ पुलिस वाले भाई साहब रुको, आपने तो छोड़ दिया लेकिन आगे वाले चौराहे पे फिर दूसरे पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो? बोलो कोई बात नहीं, उससे कह देना दीपिका पादुकोण, छोड़ देगा। अब अगले चौराहे पे गया, पुलिस वाले ने कहा, ओए साइड में चालान कटेगा। बोला दीपिका पादुकोण। पुलिस वाला बोला जाओ। आगे फिर पकड़ लिया, फिर बोला दीपिका पादुकोण। पुलिस वाला फिर बोला जाओ। अगले के दीपिका पादुकोण इतनी काम में आई, उसके नाम से पूरे जयपुर में घूम लिया। अब अगले दिन वो फिर घर से निकला तो उसने सोचा यार जब अपने पास ऑलरेडी दीपिका पादुकोण उपलब्ध है तो फिर अपने को हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है। तो उसने हेलमेट पटका और चौराहे पे निकल गया। पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला साइड में आ, चालान कटेगा। छोरा बोला जी दीपिका पादुकोण। पुलिस वाला बोला साइड में आजा बेवकूफ, आज तो कैटरीना कैफ है।
अलग अलग होते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये एकता कपूर भी क्या गजब गजब के सीरियल बनाती है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। जब प्रभु देवा का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन बच्चा हिलना डुलना बंद करेगा तभी तो बताएंगे कि क्या हुआ है। जब नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, डायरेक्ट बाप पैदा हो लिया। जब केजरीवाल जी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, धरना हुआ है। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली तू भी भगले आशा राम बापू पैदा हो लिए। हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको यह बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। और आशाराम बापू और नारायण दत्त तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। अब मैं वापिस अपना गियर चेंज कर लेता हूं। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं, वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। बहुत सारों को कल समझ में आएगी मेरी बात। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से, मिलती थी रोज मुरारी से। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे सुना। बहुत बहुत आभार आपका। मुझे लगता है कि अब आप भी बोर हो चुके हो, तो मुझे भी माइक छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।